गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोगों ने क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें आर्टिकल 19 की बात हम लोग कर चुके हैं, आर्टिकल 19 की राइट टू सिक्स फ्रीडम जो हमको दिए गए थे। ठीक है, 20 में हम लोग को क्या बोला गया? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब एक गलती की एक सजा, और खुद की गवाही तभी मान्य होगी जब कोर्ट के सामने आप बोलेंगे। और अगर आपने कोई अपराध पहले किया है और कानून उसके बाद बन रहा है, तो उस कानून के आधार पर आपको सजा नहीं दी जाएगी। उस समय जो कानून रहा होगा उसी के आधार पर मिलेगा। आर्टिकल 20 में आपके लिए होता है अपराधों के लिए दो सिद्धि। 21 में हमको कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत सारे हम लोग को बताए गए कि जीवन जीने का हमें अधिकार, और जीवन जीना केवल यही नहीं है खाना पीना खा के सो जाओ और फिर अगले दिन उठो फिर हो जाए। सम्मान पूर्वक जीवन जीना, यानी किसी को आप अपमानित ना करें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको जरूरी है जीवन जीने के लिए, तो उसको प्रोवाइड करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन जो हमने आपको बताया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2002, क्लियर, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई, और इसको फंडामेंटल राइट में डाला गया। पहले वो डीपीएसपी 45 में भी डिस्क्राइब है, तो अब ये फंडामेंटल राइट में 21A के तहत ऐड कर दिया गया। फिर हमारा आता है 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आपको गिरफ्तारी से, अगर गिरफ्तार करना है किसी व्यक्ति को, तो क्या आपको प्रावधान रखने चाहिए, लीगल राइट क्या है, जिससे मतलब लीगल स्टेप क्या है जिससे आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, आते हम लोग इसकी बात कर रहे थे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले की, जिसमें यूथनेशिया की बात हम लोगों ने किया था, इच्छा मृत्यु की। ठीक है ना, कि जीवन रक्षक प्रणाली को अगर हटाकर जीवन समाप्त किया जाता है तो एक प्रकार से वो लीगल माना गया है। अब आते हैं हम लोग अपने 22वें आर्टिकल जिसका डिस्कशन हमें करना था। तो आर्टिकल नंबर 22 में हमको क्या है कि मनमानी गिरफ्तारी से रोक का मतलब होता है कि अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी अगर आपके घर जाता है और आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो पहले आप उसको वारंट दिखाना होगा कि वो आपको मतलब गिरफ्तार करे, और कारण बताना होगा कि क्यों वो कर रहा है आपसे। ठीक है, हिरासत में अगर उसने ले भी लिया है तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होगा। ठीक है, 24। अगर ऐसा वो नहीं करता तो फिर छोड़ने का अधिकार दिया जा सकता है, एक इलीगल पॉइंट होगा। ठीक है ना, तो ये तो हुई हिरासत की बात की कब वो अरेस्ट के लिए। एक होता है डिटेंशन। तो डिटेंशन में क्या होता है कि दो तरीके से देखा जाता है, एक प्यूनिटिव और एक प्रिवेंटिव। देखो, प्यूनिटी जो होता है डिटेंशन, इसमें क्या होता है कि अपराध के बाद मतलब पकड़ा जाता है, जब अपराध हो गया है उसके बाद जो दंड देने का प्रावधान है। मतलब ये जो गिरफ्तारी वगैरह हो रही है, इसका मतलब यही है कि एक व्यक्ति को किसी दोस्त को उसमें पकड़ा गया है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको जो सजा दी जा रही है जो भी कोर्ट कहेगा उसके हिसाब से। प्रिवेंटिव क्या होता है कि अपराध होने से पहले ही क्या होता है कि अपने देश, मान लो कि इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कुछ गलत चीज का प्लानिंग कर रहा है, जिससे सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, देश के खिलाफ कोई चीज जा सकती है, व्यक्तियों को नुकसान हो सकता है, नागरिकों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो अपराध होने से पहले उस शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, और फिर उसको कुछ समय के लिए नजरबंद कर दिया जाता है। अब नजरबंद के लिए वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, जेल में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, जो भी उनको सुटेबल लगता है वहां पर उसको नजरबंद किया जा सकता है। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो अपराध होने से पहले ही, जब इंटेलिजेंस एजेंसियां कुछ बता देती हैं तो गवर्नमेंट ऐसा कदम उठा सकती है। नो ट्रायल और कन्विक्शन इन द कोर्ट। तो इस समय कोई ट्रायल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। 3 महीने तक तो वो डायरेक्ट आपको डिटेंशन में डाल सकते हैं, 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है,
ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कि जो भी है। तो अगर उनको शक है तो 3 मंथ के लिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज सकते हैं, नजरबंद जिसे कहते हैं, नजरबंद किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को नजरबंद करके संभावित अपराध को रोकना, यही कहलाता है प्रिवेंटिव। अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को नजरबंद कर लेना शक के आधार पर। जैसे जम्मू कश्मीर वाले में आप लोगों ने देखा था 370 वाला, उसमें जब हटाने की बात हो रही थी तो नजरबंद कर दिया गया था मेन नेताओं को, याद है? है ना, 370 वाले में कई सारे बड़े बड़े नेता को वहां का नजरबंद किया गया था। तो वही है, 3 महीने तक ये लोग कर सकते हैं। हाँ, अगर 3 महीने से ज्यादा करना है तो फिर आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है, जो न्यायिक समिति होती है जो इन चीजों को देखती है, उससे आपको परमिशन लेना पड़ता है कि हम 3 महीने से ज्यादा इनको नजरबंद करना चाहते हैं। 3 महीने तक आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा चाहिए तो फिर आपको कुछ ना कुछ परमिशन चाहिए होगी। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून के निर्माण की शक्ति संघ एवं राज्य दोनों को है। मतलब केवल संसद नहीं है या केवल केंद्र नहीं है, राज्य सरकार भी अपने हिसाब से कदम उठा सकती है अगर उसको लगता है कि कोई व्यक्ति सिक्योरिटी के लिए खतरा है, पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है, तो इस तरह से अगर वो लगता है तो कर सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्लियर हो गया। अपराध करने से पहले ही आपको बंद कर देना या नजरबंद कर देना। प्यूनिटी होता है दंड देना, दंडात्मक, मतलब कि आपने अपराध कर दिया है तो आपको दंड जो दिया जाएगा, तो अपराध के बाद ही दंड दिया जाएगा। तो अगर आपने अपराध कर दिया है तो उसके बाद आपको जेल में बंद कर देना, ये सब प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जो प्रिवेंटिव वाला है वो क्या है। नजरबंद करना समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया सबको? ओके। तो 19 से 22 तक हम लोगों ने देखा स्वतंत्रता का अधिकार। आते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था फंडामेंटल राइट्स की जब हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट, तो सबसे पहला हमने जो देखा, फर्स्ट समानता का अधिकार 14 to 18, ठीक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 9 to 22। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अब हम लोग देखने वाले हैं 23 और 24। फिर उसके बाद आप देखेंगे 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे आप 29-30 एजुकेशनल एंड कल्चरल, और लास्ट में हम लोग देखेंगे संवैधानिक उपचारों का, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्या है? अब देखिए बहुत सिंपल है। किसी भी प्रकार का शोषण जो आपको दबाता है समाज में, या उस तरह का, बच्चों के लिए जो बहुत सारे बना दिए गए चीजें कि कहीं पर ढाबे पे लगा दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को चाय पिलाने के लिए खड़ा कर दिया गया है, रेस्टोरेंट में लगा दिया गया है, ये सब शोषण ही है ना, एक प्रकार से सब शोषण है। तो इसको 23 और 24 दो में कवर किया गया है। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध, फोर्स्ड। मतलब ये है, जैसे आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुनी होगी, मानव तस्करी, जैसे चंदन की लकड़ी की तस्करी हुआ करती थी, तो इस तरह से बच्चों की तस्करी, महिलाओं की तस्करी, ये क्या करते हैं ह्यूमन तस्करी में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ये लोग गरीब जगहों से, जो आदिवासी क्षेत्र हैं जैसे, और गरीब क्षेत्र हैं जो बिहार हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, बंगाल के कुछ एरिया हो गए, वहां से लालच देकर, मतलब चलो हम दिल्ली आपको लेके चलेंगे, पैसा वगैरह मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी 10-15 हजार महीने की, खर्चा आपका निकलेगा, इस तरह का कुछ उनको लोभ दिया जाता है और उनको दिल्ली मुंबई ले आ करके उनको बेच दिया जाता है। तो जो महिलाएं वगैरह होती है वो प्रोस्टिट्यूशन के उसमें भेज दी जाती हैं, बच्चों को कहीं किसी के घर भेज दिया जाता है, दास बना दिया जाता है, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में लगा दिया जाता है, नौकर बना दिए जाते हैं, इस तरह से चीजें की जाती हैं। तो इसी को रोकने के लिए आर्टिकल 23 में प्रावधान किया गया है कि ह्यूमन तस्करी जो है वो इलीगल है, अवैध है, इसके लिए आपको दंड मिल सकता है। अब दिक्कत ये थी कि ह्यूमन तस्करी में कौन कौन आएगा, मतलब कैसे डिफाइन करें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या, और किन किन चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो 3 तरीके से इन लोगों ने डिफाइन किया इसको। एक इन्होंने डिफाइन किया प्रोहिबिट, रोकना,
मानव व्यापार को रोकना, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें सब लोग हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, किसी की भी खरीदना बेचना नहीं है आपको। दूसरा है बेगारी, ये भी इसमें आता है, ये भी आपका एक शोषण ही है। और एक आता है फोर्स लेबर, जबरदस्ती कोई काम करवाना किसी से, अगर उसकी इच्छा नहीं है फिर भी आप उससे जबरदस्ती कोई वर्क करवा रहे हैं, तो ये फोर्स्ड लेबर में आता है, जिसके लिए भी आपको दंड मिल सकता है। तो 3 तरीके से हम इसको देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको देखिए क्या है, इन्होंने मानव का ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या लिया हुआ है, मानव की सामान की तरफ खरीदना बेचना, पहला पॉइंट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या क्या आता है, ह्यूमन मानव व्यापार में क्या क्या आता है, पहला, मानव को सामान की तरह खरीदना बेचना नहीं, कि आपने यहां से उनको खरीदा, दूसरे को बेच दिया, उसने फिर आगे चल के किसी और को बेच दिया, अब यही सिलसिला चल रहा है और उसका शोषण होता जा रहा है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक सबसे पहला पॉइंट बोला गया कि आपको खरीदना बेचना नहीं है मनुष्य को, पहली बात। दूसरा, देवदासी व्यवस्था। देवदासी क्या हुआ करता था कि जैसे पुराने समय में क्या होता था कि बहुत सारी स्त्रियों को मंदिर वगैरह में रहना पड़ता था, और मंदिर के बाहर वगैरह पूरे तरह से भक्तिमय हो जाते थे, मतलब ये लोग भगवान को समर्पित कर दिए जाते थे, देवदासी लोग। और मतलब एक प्रकार से कह लो कि अब ये शादी वादी नहीं करेंगे, ठीक है ना, अपने हिसाब से अब नहीं चलेंगे, अभी अगर देवदासी बन गए तो एक जो रूल होगा वहां का, धार्मिक जो रूल होगा, ये उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, देवदासी प्रथा, ठीक है। देवताओं को अपना पति मान लेना या उनके प्रति समर्पित हो जाना, ये सब चीजें चलती हैं। अब ये प्रोहिबिट है, इसको रोक दिया गया, अब देवदासी व्यवस्था नहीं है। तो आर्टिकल 23 कहता है कि आपको देवदासी व्यवस्था अप्लाई करने का अधिकार नहीं है, किसी को कि आप जबरदस्ती देवदासी बना दें और फिर उसके बहुत सारे मूल अधिकार छीन लें आप, तो ये चीजें आप नहीं कर सकते। दास्ता, गुलाम बनाने की प्रथा नहीं है, जैसे पहले के मुगल कालीन या कुछ समय गुलाम बनाया करते थे, दास बना लेते थे, ये नहीं है अब आप, क्योंकि स्लेवरी बनाना भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, अगर किसी को आप दास बना रहे हैं तो वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है। बच्चों को बेचना, छोटे छोटे बच्चों को बेच देना, महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलना, यानी कि वही प्रोस्टिट्यूशन में धकेला, ये सब आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चीजें डिफाइन की है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या क्या आएगा। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक प्रकार से मानव को आप खरीद, सामान की तरह खरीद, जैसे एक सामान खरीदते हैं आप दुकान से, फिर अपना खरीदना बेचना ये सब नहीं करेंगे। बच्चों महिलाओं पर तो खास ध्यान रखिए कि बच्चों को आप मत बेचिए, कहीं उसको गलत काम में मत लगाइए, महिलाओं को अपने फायदे के लिए मत यूज करिए, उनको प्रोस्टिट्यूशन में मत ढकेलिए अगर उनकी इच्छा नहीं है तो, ठीक है। और इस तरह से फिर देवदासी व्यवस्था एक बताई गई, जो देवताओं को समर्पित कर दी जाती थी, अब उनके अपने के खुद ज्यादा अधिकार नहीं रह गए, अब वो धार्मिक तरीके से चीजों को चलाएंगे और वैसे ही जीवन यापन करेंगे। तो देवदासी, हाँ, देवदासी प्रथा का एक था कि ये लोग जो संस्कृति थी उसको बचा के रखे होते, जैसे क्लासिकल डांस वगैरह आज देखते हो, सांस्कृतिक डांस वगैरह, तो इन समय ये माहिर हुआ करती थी जो देवदासी हुआ करती थी। तो सांस्कृतिक जो हमारे नृत्य वगैरह है, क्लासिकल डांस वगैरह, वो इन लोग की वजह से ही बचे रह गए, नहीं तो बहुत पहले खत्म हो गए होते। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है कुछ चीजें, बट आज की डेट में ये बंद है। दास्ता वाला काम भी नहीं कर सकते, किसी को स्लेवरी वेलरी बनाना, ये नहीं है कि आप उसको एक दास बना करके घर में रख रहे हैं, ये सब इलीगल है। तो ये सारे पॉइंट आपके मानव तस्करी में आते हैं। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने डिफाइन किया, बेगारी। देखो बेगारी क्या होता है, इसमें काम करवा लिया जाता है लेकिन पैसा नहीं दिया जाता। बेगारी मतलब बेरोजगारी नहीं, बेगारी, बेरोजगारी तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बेगारी में काम करवाया जाएगा, जो महत्वपूर्ण काम है वो करवा लिया जाएगा आपसे, फिर आपको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, वेतन नहीं दिया जाएगा, इसको बेगारी कहते हैं। ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है, ये भी दंडनीय अपराध है। असम में क्या था, असम मणिपुर के साइड अभी भी आजादी के बाद भी 1960 वाट के आसपास क्या होता था कि जो प्रधान होता था, मेन मुखिया होता था गांव का, मणिपुर में, वहां पर एक दिन ऐसा रखा जाता था, मतलब हफ्ते में शायद एक दिन रखा जाता था ऐसा, कि गांव के कई सारे लोगों को मिल करके उस मुखिया का काम करना पड़ता था, जिसके लिए उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो ये कंपलसरी था कि उनको काम करना ही करना होता था। तो ये भी एक बेगारी के तहत ही आता था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर बैन करवा दिया आगे चलकर 1960 के दशक में, उस प्रथा पर रोक लगा दी थी जो बहुत पहले से चली आ रही थी, ठीक है। तो वो आपका बेगारी होता है। फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, ये भी एक दंडनीय अपराध है। आप जो काम नहीं करना चाहते, अगर उसके लिए आपको फोर्स किया जा रहा है, नहीं ये काम करना ही करना है, ये भी एक शोषण है।
अगर उस व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो आपको वो काम नहीं करवाना चाहिए। ये फोर्स लेबर में आता है और आर्टिकल 23 में डिफाइन है। ठीक है, उसका मूल अधिकार है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठा सके। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप आर्टिकल 23 के तहत ये चीजें कर सकते हैं। तो इच्छा के विरुद्ध काम करवाना कितने प्रकार से देखा जाता है स्टूडेंट? 3 प्रकार से, फिजिकल, लीगल, कंपल्सन ड्यू टू इकोनॉमिक। देखो ये क्या है, एक तो होता है आपको डरा धमका कर, जैसे मान लो हमारे पास पावर है, हम जमींदार हैं, हम विधायक हैं, हम पावरफुल लोग हैं, हमारे पास आदमी है, हमारे पास बंदूकें हैं। जैसे पुराने समय में ठाकुर लोग दिखाए जाते थे, गांव का ठाकुर जो है वो पूरा पूरे जनता पर अत्याचार कर रहा है। पूरी मूवी में यही ना होता था, एक तरफ ठाकुर होते थे, एक तरफ गांव वाले होते थे। तो जो मूवी ने बना रखा है एकदम, ठाकुरों को तो ऐसा दिखा रखा है कि बस एकदम वही सब करते थे, निपटा देते थे तुरंत। अरे इतने खराब भी नहीं थे, हाँ ठीक है, थे, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे खराब भी थे, कुछ अच्छे भी थे। बट मूवी, कोई मूवी हमें ना दिखती, बस खाली एक वो कौन वाली है, सूर्यवंशम, ठाकुर, वो दोनों ठाकुर आपस में लड़ते हैं, एक जो है अमिताभ बच्चन वाला। तो इस तरह से वो था। क्लियर है, जमींदारी वगैरह। तो फिजिकल फोर्स का मतलब जबरदस्ती आपको डरा धमका के आपसे काम कराया जाए पावर के बल पर। ठीक है, तो ये भी एक ठीक है, भानु प्रताप, हाँ भानु प्रताप है। ठीक है, तो ये भी एक इच्छा के विरुद्ध काम करवाना हुआ। ठीक है ना, ये भी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना हुआ। लीगल फोर्स क्या होता है? कानूनी रूप से कुछ मतलब बाउंडेशन में डाल देना। जैसे बॉन्डेड जिसको कहा जाता है, एक बॉन्डेड बॉन्ड टाइप का एक भरवा करके, मतलब देखो एक तरीका होता है, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन का मतलब होता है कि जैसे कि 2 साल आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो 2 साल तक आप हमारी कंपनी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, ऐसा एक बॉन्ड भरवाया जाता है, कुछ उस पर रखा जाता है। हाँ या ना, पता है, बहुत सारी ऐसी कंपनी में होता है जहाँ पे वो अगर उनको लगता है कि ये छोड़ के चला जाएगा, तो भाई ठीक है, उनके लिए भी सही है। क्योंकि अगर आपके ऊपर उन्होंने खर्चा, मतलब आपको शामिल किया है, सीट मतलब भरी है, और फिर अचानक से आप 2-3 महीने के बाद छोड़ के चले जाएंगे, तो कंपनी को नुकसान भी तो होगा। हाँ, ये खराब है कि अगर वो आपसे बॉन्ड भरवा लेता है और जबरदस्ती काम करवाना चाहता है, कहने का मतलब कि आपकी इच्छा नहीं है और फोर्स कर रहा है आपको कि नहीं करना ही करना है। देखो एक होता है ये कि जबरदस्ती और कोई प्रावधान ना रखे वो, जबकि बॉन्डेड में क्या होता है ना, आज की डेट में अगर देखोगे तो एक बहुत सिंपल सी बात की जाती है। 2 साल के लिए वो आपको बॉन्ड तो भरवा लेते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो छोड़ के चले जाइए, लेकिन आपको कंपनसेशन देना होगा। मतलब फिर वो कुछ रख देंगे उस पर जुर्माना टाइप का, 50,000, 1 लाख, कि अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो आपके ऊपर ये जुर्माना लग सकता है। तो ये ठीक है, इसका मतलब ये है कि हाँ ठीक है भाई, उसका भी नुकसान हो सकता है, इस वजह से उसने जुर्माना रखा है। तो अगर आपको जाना है तो जुर्माना भरिए, चले जाइए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के, आपको नहीं रोकेगा कोई। लेकिन हाँ, कंपनी तब गलत हो जाती पूरी तरीके से, वो बॉन्डेड उसमें आ जाता, लीगल फोर्स के शोषण में आ जाता, कि अगर वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेती, आपको कोई अधिकार भी नहीं देती, जबरदस्ती कहती कि नहीं 2 साल काम करना ही करना है, और कोई आपको रास्ता भी नहीं देता, मतलब कि आप छोड़ने ओढ़ने का, तो ये आ जाता लीगल फोर्स में फिर, मतलब ये जबरदस्ती फिर आपसे काम करवा रहा है। क्लियर है? लेकिन अब उन्होंने प्रावधान कर रखे हैं कि आप अगर जुर्माना दे सकते हैं तो दीजिए और कंपनी छोड़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें आ जाती हैं इस तरह से। कंपल्सन ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, न्यूनतम मजदूरी से कम, मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने 12,000 न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है और कोई डिपार्टमेंट अगर इससे भी कम दे रहा है, उसे 10,000 दे रहा है, तो ये इसके अंतर्गत आ गया। कंपल्सन ड्यू टू इकोनॉमिक, न्यूनतम मजदूरी से भी कम देना, ये भी एक शोषण है। क्या होता है कि बहुत बार आपने देखा है कि जब बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आपने देखा होगा कि मजदूर वगैरह कहीं पर भी होते हैं, तो अगर एक दिन की किसी की दिहाड़ी 300 रुपए होती है, 300 रुपए की दिहाड़ी होती है, तो फिर भी अगर इतना इतना वो परेशान होता है, घर में उसके खाने पीने को नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है, भूखे हैं बच्चे, तो किसी भी पैसे पे काम करने को तैयार हो जाता है। फिर वो 200 रुपए में तैयार हो जाता है, फिर 300 का 250 में तैयार हो जाएगा। ये नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल 23 कहता है कि ये एक शोषण है, आप उसके इकोनॉमिक वीकनेस का फायदा उठा रहे हैं, तो ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन में ही आए।
तो न्यूनतम मजदूरी से अगर आप उसको कम दे रहे हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति उसकी रही हो, अगर वो न्यूनतम मजदूरी तय है तो आपको न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए उसे। गवर्नमेंट का ये कहना है, यानी कि आर्टिकल हमारे 23 में ये बताया गया है, नहीं तो ये भी शोषण के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, स्टेट अगर चाहे, मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे, तो पब्लिक पर्पजेज के लिए जैसे मिलिट्री सर्विस, सोशल सर्विस को कंपलसरी कर सकता है। इसको फोर्स लेबर नहीं कहेंगे, बट इसे जाति, धर्म, मूल, वंश या वर्ग के आधार पर नहीं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए बहुत इमरजेंसी टाइप की आ गई, युद्ध वगैरह चालू हो गया, कुछ ऐसा होता है, और सेना को बहुत जरूरत है आदमी लोगों की, हेल्प चाहिए उनको, तो हर तरह से नागरिक का कर्तव्य बनता है, सिटीजन का उस देश के, कि वो सपोर्ट करे अपने आर्मी को। अब इसके लिए वो ये नहीं कह सकता कि हमको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, हमको ये नहीं दे रहे, नहीं, इन चीजों को थोड़ा फ्री रखा गया है कि अगर देश के हित में अगर कोई लिया जा रहा है और आपसे सर्विस मांगी जा रही है कि आप कुछ समय के लिए सर्विस दे दीजिए, तो आपको सर्विस देनी है। इसके लिए आप किसी वेतन की मांग नहीं कर सकते। हाँ, वो उनके ऊपर है कि वो प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको कि नहीं, ये एक सोशल सर्विस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं करना है कि जाति धर्म के आधार पर किसी पर्टिकुलर जाति को वो कह दे कि आप ही लोगों को केवल ये काम करना है और आप लोगों को नहीं करना है, ये नहीं कहेंगे वो। उनकी नजर में सब बराबर होंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा काम है जो मिलिट्री से रिलेटेड है, हमें उस समय जरूरत है, सोशल सर्विस कोई सामाजिक कार्य हो रहा है उसमें जरूरत है, तो गवर्नमेंट इसके लिए आपको कह सकती है कि आपको ये काम करिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको वेतन देंगे, नहीं है तो आप फ्री में कर सकते हैं। इसको आप बेगारी में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, कि बेगारी के तहत आप कह देंगे कि नहीं हमको पैसा दीजिए, नहीं दे रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको फ्री रखा गया है, मिलिट्री सर्विस, सोशल सर्विस, इन चीजों, क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जाति, धर्म, मूल, वंश या वर्ग के आधार पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। किसी को जबरदस्ती ये ना बोल दें कि आप इस जाति के हैं, आपका काम ही है ये काम करना, ये नहीं कहेंगे आप, ये फिर भेदभाव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होंगी। आई होप स्टूडेंट आर्टिकल 23 क्लियर हुआ सबको। आर्टिकल 23 किस चीज के लिए बात करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को रोकना, और जो फोर्स्ड लेबर है, जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाना, ये दोनों चीजों को रोकने के लिए जो प्रावधान है वो आर्टिकल 23 में है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना और फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम करवाना, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है हमारे आर्टिकल 23 में। ह्यूमन तस्करी में कौन कौन है स्टूडेंट्स? तो मानव को आप सामान की तरह नहीं बेचेंगे या खरीदेंगे, बच्चों को आप नहीं बेचना है, महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन में नहीं ढकेलना है, फिर उसके बाद जो आपका देवदासी व्यवस्था है वो आपका नहीं चलाना, वो भी खत्म है, प्रतिबंध लगा है। दास्ता वाली मुक्ति है, स्लेवरी, आप किसी को गुलाम बनाने वाला प्रथा नहीं है। और इस तरह से 3-4 चीजें आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग में देखने को मिलती है। बेगारी में क्या होता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम वगैरह करवा लेना नागरिकों से या व्यक्तियों से, और फिर उनको पैसा न देना, उनको वेतन न देना, नहीं करना है, हम कोई पैसा नहीं देंगे सब। अब ये फोर्स्ड लेबर में आ गया, जिसको फिजिकल फोर्स कहेंगे। लीगल वही हमने आपको कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया गया, लेकिन आपको बाहर निकलने का मतलब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो आपका लीगल फोर्स में आ जाता है। जबकि अगर वो आपको एक प्रावधान दे रहा है कि आप अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर जाना चाहते हैं तो आप जुर्माना दीजिए, तो ये फिर उस लीगल फोर्स में नहीं आएगा। कंपल्सन ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, मतलब एक न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसा देना, ये भी आपका इसमें आता है। वीडियो रुक गया, फिर दिक्कत आ रही है क्या यार? चलो अब थोड़ा थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो सकता है, कोई बात नहीं, बीच बीच में जा रहा है ना, बाकी तो क्लियर है ना। चलो, तो आर्टिकल 23 क्लियर हो गया सबको। ओके, आर्टिकल 24 देखते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज आर्टिकल 24? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिशन मतलब होता है रोकना, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज
आर्टिकल 24 कहता है कि हानिकारक जो फैक्ट्रीज हैं जिनसे नुकसान पहुंच सकता है, हार्मफुल काम वहां पर होते हैं, हैजार्डस काम होते हैं, वहां बच्चों को नहीं लगाना है। बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगाना है। उनको अभी शिक्षा की जरूरत है, उनको शिक्षा दीजिए, उनको काम मत करवाइए। और खास तौर से ऐसी फैक्ट्रियों में जो बहुत हैजार्डस होती हैं, जो हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आर्टिकल 24 इस चीज से रोकता है कि बच्चों को आपको फैक्ट्री वगैरह में नहीं लेके जाना है, वहां उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी है एक उम्र के पहले। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, कारखानों तथा खानों में नहीं लगाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट है। अगर कोई पूछे 24 का मतलब क्या, आप कहेंगे 24 का मतलब है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। 14 साल के मतलब रहते हैं, माना जाता है कि इससे पहले अगर करेंगे तो ये समय शिक्षा का है उनके, तो उनको कायदे से शिक्षा लेने दीजिए। ये सब कुछ पॉइंट्स है। सर अपनी मर्जी से नहीं, बच्चों को किसी भी मर्जी से नहीं, बच्चों को आप लगाएंगे ही नहीं कारखानों वगैरह में, कोई मर्जी नहीं किसी के नहीं। उनका अधिकार अलग है, उनको शिक्षा का अधिकार 14, तो वो अपना शिक्षा प्राप्त करे। काम करने का थोड़े ना है कि उनके लिए हम अभी से काम में लगा दें। फिर इसके बाद आता है बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता। कोई भी ऐसा उद्योग, ये तो पहले डिफाइन हुआ, फिर इन्होंने और डिक्लेयर किया, बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता, बट हार्मलेस या इनोसेंट वर्क प्लेस पर काम करने से बच्चों को आर्टिकल 24 नहीं रोकता। इसको जरा एक बार पढ़ लीजिए फिर से ताकि समझ में आए। हार्मलेस इनोसेंट वर्क प्लेस पर काम करने से बच्चों को आर्टिकल 24 नहीं रोकता। एक तरफ जहां ये कह रहा है कि कारखानों और उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा हानिकारक, वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि अगर वो हार्मलेस है, नुकसानदायक नहीं है, इनोसेंट प्लेस मतलब बहुत ज्यादा हिंसा वाला नहीं है उस तरह का वर्क प्लेस जो है वहां का काम, तो आर्टिकल 24 इसके बारे में कुछ नहीं बोलता कि क्या होगा। आर्टिकल 24 उनके बारे में बोलता है जो हार्मलेस है, जगह जहां मतलब बच्चों को नुकसान हो सकता है, ये उनके बारे में बात करता है, तो हार्मलेस वाले के लिए बात नहीं करता है। तो इसीलिए आप देखे होंगे स्टूडेंट, आज भी अगर ये क्वेश्चन आप उठाएं कि इतना बड़ा रियलिटी शो होते हैं, डांस शो होते हैं, सिंगर वाले शो होते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को लोग स्टेज पे ले आते हैं, तो इनका अधिकार का हनन नहीं हो गया, ये शोषण नहीं हो गया, फिर एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना। जब हमारा आर्टिकल 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, कारखानों, फिर उसके बाद कह रहा है बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक बात नीचे वो ये भी कह रहा है कि बट हार्मलेस या इनोसेंट वर्क प्लेस पर काम करने से बच्चों को आर्टिकल 24 नहीं रोकता है। यही रीजन है कि जो डांस वगैरह के शो होते हैं, रियलिटी शो होते हैं, उसमें बच्चे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो लोग सीधा कहेंगे भाई ये हार्मलेस नहीं है, ये एक अच्छा इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं, हाइजेनिक इन्वायरमेंट है, इससे भी इनका विकास होगा। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी शामिल कर लिए जाते हैं सब रियलिटी शोज वगैरह में जो चल रहा है, नहीं तो ये एक शोषण हो जाता, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता। क्लियर है? इन चीजों से बचने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। काफी हद तक सुधार हुआ चाइल्ड से रिलेटेड, बहुत सारे उनको बच्चों को मिले अधिकार, किस तरह से करना है, और उनसे कृपया प्यार से ही बात करें, जबरदस्ती मार पीट के उनको ना बंद करें, ये सब चीजें थी। 1996 में चाइल्ड रिहेबिलिटेशन फंड की स्थापना, बाल पुनर्वास कोष, मतलब ये इसलिए हो गया कि अब अगर कोई छोटा बच्चा या कोई वो है शोषण शोषित होता है, तो हम उसको एक जगह बनाएंगे बाल पुनर्वास केंद्र, जहां पर उसका हम फिर से सर्वांगीण विकास कराएंगे। इस तरह से ये संगठन भी बना, आपका एक कोष बना, पैसे से मदद करने के लिए बना 1996 में। और 1986 में चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए बना था कि उनसे मजदूरी नहीं करवाई जाए। बट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, क्या रुक गया है पूरे देश में स्टूडेंट? चाइल्ड लेबर तो अभी भी चल रहा है। आप कहीं भी चाय की दुकान पे चले जाइए, छोटू मिल जाएगा तुम्हें, भले आपको पता नाम ना हो, छोटू इधर आओ, छोटू उधर जाओ, ये सब चीजें चलता है। तो भले बना है लेकिन चल तो रही है ना चीजें। 2016 में नाम बदल दिया गया इस एक्ट का, इस एक्ट
द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर्स प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इसका एडोलेसेंट का मतलब देखो, पहले चाइल्ड जो थे उनको कहा गया 14 साल तक, तो 0 से 14 तक, लेकिन जो एडोलेसेंट है, एडोलेसेंट कहे जाएंगे 14 to 18। समझ में आ रही है? 0 से 14 तक को चाइल्ड में ले रहे थे जिनको अधिकार दिया गया था, और 14 से 18 साल तक अगर कोई है तो इसको एडोलेसेंट में वेस्ट टाइप का माना जाता था, एडोलेसेंट। तो ये एक एक्ट था जिसमें आपको ये देखने को मिला और प्रोहिबिशन उसका हुआ। तो द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसमें कुछ चेंजेस करके 2016 में नाम चेंज कर दिया गया था, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर्स प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। हेलो, क्लियर स्टूडेंट्स? तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए सबको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि उनको बचाने के लिए, और ये भी समझ में आ गया होगा कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी एक उद्योग है, लेकिन उसमें आपको एक पॉइंट दे दिया जाता है कि अगर हार्मफुल प्लेस नहीं है या वैसा नहीं है तो आप कर सकते हैं, इसी का गलत फायदा उठा लेते हैं लोग, ठीक है ना? तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। 2006 में एक काम और किया सरकार ने, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप, दुकानें, फैक्ट्रीज, रिसोर्ट, स्पा, चाय की दुकान में बच्चों के काम करने पर बैन लगा दिया, डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में भी बैन लगा दिया। अब देखिए बैन कब लग गया है, 2006 में ही। और ये क्या कह रहे हैं, ये केवल एक प्लेस के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये सबको मिला के कह रहे हैं, कोई भी ऐसा प्लेस जहां पे आप उनको काम पे लगा रहे हैं ये इलीगल है, आप ऐसा काम ना करें, चाहे वो होटल हो, चाहे वो ढाबा हो, चाहे वो कोई भी हो, रिसोर्ट हो, कुछ भी। तो यहाँ बच्चों को नहीं लगाया जाना है। ये एक 2006 में ये डिसीजन दिया गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि कौन से साल में ऐसा किया गया था। तो 2006 में सरकार ने इन सब चीजों पे बैन लगा दिया। क्लियर हुआ सबको? हेलो, तो कौन कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है स्टूडेंट? आर्टिकल 23 क्या कहता है? क्या बोलता है आर्टिकल तो 23? मानव के साथ मिसबिहेव नहीं भाई, मानव तस्करी, खरीदना बेचना, इसको रोकना, और फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम करवाना। सिंपल शब्दों में समझो, आर्टिकल 23 का मतलब है मानव तस्करी को रोकना। तस्करी होता है इलीगल तरीके से बेच देना किसी को, ठीक है? तो मानव तस्करी को रोकना मेन पॉइंट ये था। और साथ में था कि जो बलात् श्रम है, फोर्स्ड लेबर, जिसमें जबरदस्ती आपसे काम कराया जा रहा है, उसको भी रोकना। तो दोनों को मिलाकर आर्टिकल 23 में डाल दिया गया। बेगारी और फोर्स्ड लेबर, एक फोर्स्ड लेबर हो गया, ठीक है? दूसरा हो गया भाई तस्करी वाला, क्या आपको वो भी नहीं करना? दोनों चीजें क्लियर? ओके। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, 24 में क्या बोला गया? 24 में ये कहा गया कि जो छोटे बच्चे हैं यानी कि 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको फैक्ट्री में मत लगाइए, ऐसे कारखानों में उनको नहीं भेजना है, या उनको ऐसे कारखाने में नौकरी नहीं देनी है जो बहुत हार्मफुल हो, हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता हो, हजार्डस जो हो। अब जैसे सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह है, अब एक प्रकार से उसका जो फाइन पार्टिकल्स है वो जा सकता है, सांस लेते समय बच्चों को नुकसान हो सकता है, फेफड़े में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी फैक्ट्रियों में कृपया उनको न लगाया जाए, एक साफ सुथरे माहौल में रखा जाए जहाँ उनकी पढ़ाई वढ़ाई चले। तो ये आर्टिकल 23 और 24 कहता है। 23 में क्या है? मानव व्यापार को रोकना, ये हमने बात करी ली आपसे। बेगारी आपसे बात कर ली, देखो मेन मेन पॉइंट रख तो याद हो जाएगा ना। मानव तस्करी को रोकना, बेगारी जो थी उसको रोकना, और किसी की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, यानी अगर वो भी
इकोनॉमिकली वीक है तो आप उसका गलत फायदा न उठाएं, ना आप उससे उसकी न्यूनतम मजदूरी से कम दें, जो डिसाइड है पूरा दीजिए जितना भी है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। तो कितने तरीके से हम लोगों ने देखा, एक तो प्रोहिबिट रोकना मानव तस्करी को, दूसरा बेकारी को रोकना, तीसरा फोर्स लेबर जबरदस्ती काम करवाना, और इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, पांचवा स्लेवरी। तो ये आपको ध्यान रखना। तो हेल्प ले सकती है कि नहीं गवर्नमेंट वाली, मिलिट्री पर्पज से या सोशल सर्विस से तो ले सकती है, ये ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को कहाँ से रोका गया कि कहाँ कहाँ काम नहीं करेंगे, छोटे बच्चे कहाँ कहाँ काम नहीं करेंगे। तो छोटे बच्चे कहाँ कहाँ काम नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तो छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे आपके हैजार्डस फैक्ट्रीज में, जहां पे नुकसान हो उन्हें वहां काम नहीं करेंगे। होटल में नहीं काम करना है उनको, ढाबों पर काम नहीं करना है उनको, रेस्टोरेंट में काम नहीं करना है उनको, नौकर की तरह उनको ट्रीट नहीं करना है। इस तरह से आपको ये करना है। चाय की दुकान पर मत लगा दीजिए, क्योंकि ज्यादातर चाय की दुकान पर देखने को मिलते हैं, छोटू चाय इधर दे दो, छोटू चाय उधर दे दो, जाओ उधर चाय उधर दे के आओ। अब छोटू बेचारा छोटू है, उसका असली नाम ही नहीं पता है, जो आगे आता है वो भी उसे छोटू ही कह रहा है। तो अब ये चीजें थोड़ा सा रोकना है, इसी चीज को ध्यान रखा गया। और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए 1986 में, जिसको बाद में नाम बदल दिया गया, है ना। तो ये हमने बात कर ली स्टूडेंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सर कोचिंग में जो पर्चा बंटवाते हैं वो करवा सकते हैं। पर्चा कहाँ बंटवाते हैं, कौन सा पर्चा बंटवाते हैं भाई। भैया इलीगल है, इलीगल है, लेकिन काम हो रहा है ना। बच्चे चाय की दुकान पे चाय पे लगे नहीं है क्या, कानून खूब बने हैं, लेकिन अब आप मानोगे उसे तब ना। अब कोई एक छोटू है, अब कोई सोशल संस्था एनजीओ है, वो अगर ध्यान देती है तो लेके जाती है। आप हम भी जाएंगे तो हम छोटू से चाय मांग लेंगे, आप थोड़ा आवाज उठाएंगे कि छोटू को क्यों काम करवा रहे हो, दुकान से लड़ने लगोगे, जबकि इलीगल तो है ही। लेकिन कितने लोग खड़े होंगे भाई, 7-8 साल का बच्चा भी वहां खड़ा होगा, लेकिन आप रोकेंगे क्या उसे, आप खुद ही उससे चाय मांग लेंगे कि छोटू चाय दे दो। तो बात वही है ना, इसमें कोई वो दो राय नहीं है भाई, इलीगल तो है ही, लेकिन चल रहा है सब, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है, तो क्या करोगे। तो वो कह देगा ये हमारे मामा है, ये हमारे ये हैं चाचा हैं, तो अब बताइए, वो कह देगा थोड़ी देर के लिए लाए थे बस, जाना था घर पे खाना खाने, तो बच्चे को थोड़ी देर दुकान देखने के लिए कर दिए थे बस। बहुत सारी चीजें हैं ना जो उसमें चलता है, तो इलीगल तो खैर है ही। तो ये देखो, एक तो पूछ रहा है कि मोदी जी चाय कैसे बेचे थे बचपन में, ये खत्म है सब एकदम, दिमाग पैदल है इन सबका। वही तो एग्जाम्पल आपको दिए ना, कि इलीगल तो है लेकिन कर रहे हैं ना लोग काम, ठीक है ना। रोड पे जो शाम को पर्चा बंटता है, अच्छा कोचिंग वोचिंग का, वो जो अपनी कोचिंग का नहीं, मतलब बाहरी कोचिंग का जो बढ़ता है रोड पर, जो देते रहते, तो उसमें क्वेश्चन होते हैं, यही कहना चाह रहे हो, उसको सॉल्व कराना है। अरे तो टॉपिक पढ़ लो, वो तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर पढ़ने लगोगे तो वो सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या क्वेश्चन। सर वैसे तो हमारे घर वाले भी कराते हैं देखो, हमारे घर वाले भी कराते हैं, हम छोटे बच्चे, हमसे भी काम कराया जाता है। बेवकूफ, अंतर है समझ में नहीं आता तुम लोग को यार, क्या बताएं।
घर वालों को तुम मना भी कर देते हो, वो अलग बात है कि माता पिता है तो वो आपको मतलब दंड दे सकते हैं इन चीजों के लिए, लेकिन आप क्या कह दोगे, नहीं करना काम, जा रहे हैं, जाओ, दो चार झापड़ खा लो फिर चले जाओ, बस बस यही कर लो, है ना, ठीक है। तब कोई फोर्स थोड़ो ना आपके ऊपर है, जबरदस्ती थोड़े ना है। हाँ, आपका एक मूल कर्तव्य है कि भैया माता पिता का सम्मान करना है, वो भी तो आपके ऊपर है कि उनको उनके आगे का अवहेलना नहीं करना है, ये भी आपका कर्तव्य है ना एक बच्चे के रूप में। बहुत सारी चीजें देखी जाती है ना, आप खाली अपने आप को नौकर के रूप में क्यों देख रहे हो, आप उनके बच्चे भी तो हैं, माता पिता भी तो हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। अब हम इसको उससे ये नहीं कह रहे जायदाद से बेदखल हो जाएंगे, अबे तुम लोग यार कुछ भी मतलब चल रहा है, जो जो मर्जी वो चल रहा है। खाना बनवाते हैं, बस छोड़ो जाने दो तुम लोग। मम्मी बीमार हो जाएंगी, कोई घर में बीमार हो जाएगा, तो अगर खाना बनवा रहे हैं तो तुमसे फोर्स लेबर करवा रहे हैं, मतलब तुमसे जबरदस्ती काम होता है, कोर्ट जाओगे इसके लिए। अच्छा। तो यहाँ तक हमने देख लिया है स्टूडेंट 23 से 24 तक। जल्दी से पीछे का हम लोग आज रिवाइज कर लेते हैं, 10 मिनट हमारे पास है, तो 10 मिनट में अब हम कुछ आगे नहीं शुरू कर रहे हैं, 10 मिनट में हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे का, जो आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, देखते हैं आप लोग का कितना वो है। चलिए स्टूडेंट्स, तो थोड़ी देर 10 मिनट के लिए सामने आ जाओ, जब तक हम वो रिवाइज करा देते हैं। आप लोग को सामने देखते हुए अगर हम करेंगे तो अच्छा लगेगा कि आप लोग, हाँ, एक फैमिली मेंबर हैं, ठीक है ना, हमारे कोचिंग का परिवार है आप लोग, आपसे हम कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाएंगे, ठीक है ना, आप केवल आइए पढ़िए, आपको केवल एजुकेशन का अधिकार मिलेगा बस। तो देखो, बहुत दिन बाद चेहरे देख रहे हैं भाई, कई दिन हो गए क्या। ठीक। हाँ, बहुत सही। उदास तो नहीं हो कोई। अभिनंदन, सूरज, कीर्ति गुप्ता, आरती गुप्ता, अच्छा, सूरज, पीयूष, श्रद्धा। चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं, 10 मिनट में हम लोग पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, जो आप लोग भूल चुके होंगे, बस देखिएगा सब आपको याद हो जाएगा तुरंत, एक एक करके चलते हैं। संविधान के सभा का जो निर्माण, संविधान मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम लोगों ने बात की थी, तो एक व्यक्ति थे एम एन रॉय। कौन थे? एम एन रॉय स्टूडेंट, जिन्होंने सबसे पहले विचार दिया था संविधान सभा के निर्माण का। ओके, ठीक। इसके रूप में जब एम एन रॉय थे, इन्होंने विचार दिया, तो फिर क्रिप्स मिशन आया 1942, सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए उसने कहा, क्रिप्स मिशन ने, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो हम आपको एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। बट क्रिप्स मिशन फेल क्यों हो गया स्टूडेंट? ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि दो लोगों ने विरोध कर दिया, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। क्यों विरोध किया था क्रिप्स मिशन का? क्योंकि इन लोगों ने एक प्रावधान रखा था। क्या रखा था प्रावधान? कि अगर हम जो संविधान बनाएंगे, अगर कोई भी क्षेत्र जो इस समय इंडिया में है वो नहीं मानना चाहता तो नहीं मानेगा, वो अपना संविधान खुद बना सकता है, उसको इसकी छूट रहेगी। इस वजह से कांग्रेस इसके विरुद्ध हो गया कि ये तो बंटवारा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग क्यों विरुद्ध हो गया था क्रिप्स मिशन के? क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान की बात नहीं की थी, और मुस्लिम लीग जिन्ना पाकिस्तान चाहिए था, तो इसलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्या संविधान सभा जो बनने का प्रस्ताव आया क्रिप्स मिशन के तहत आया? नहीं, ये फेल हो गया 42 वाला। तब 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ और अंग्रेजों ने एक दूसरा मिशन भेजा, दैट इज कॉल्ड कैबिनेट मिशन। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर। 1946 में ये भारत आया और इसने एक प्रस्ताव रखा संविधान सभा बनाने का, जिसमें सदस्य कितने रखे गए? 389। कितने थे? 93 देशी रियासत से जो नॉमिनेटेड थे, और 296 जो थे वो आपके इलेक्टेड थे, अंग्रेजों के जो क्षेत्र थे ब्रिटिश प्रोविंस। तो 296 इलेक्टेड थे और 93 मनोनीत थे, जिनको राजा डायरेक्ट सिलेक्ट करने वाला था। क्लियर? तो अगर हम आपसे पूछें स्टूडेंट, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से था या अप्रत्यक्ष रूप से? आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट रूप में था, अप्रत्यक्ष रूप में। क्लियर? क्या ये वैश्य मताधिकार के आधार पे था? नहीं, ये वैश्य मताधिकार पर नहीं था। एक्चुअल में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक प्रावधान था निर्वाचन का, कर, शिक्षा, संपत्ति, जिसके पास पैसा, जिसके पास टैक्स कलेक्शन की पावर, जिसके पास एजुकेशन ज्यादा, उसको वोटिंग राइट्स थे, इस आधार पे किया गया था।
और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अप्रत्यक्ष क्यों था? क्योंकि जनता ने डायरेक्ट इसके सदस्यों को नहीं चुना था। ठीक है, डायरेक्ट इसके सदस्यों को जनता ने नहीं चुना था। किसने चुना था? हम लोगों ने विधानसभा के सदस्यों को चुना था, लेजिस्लेटिव असेंबली के, और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने किसको चुना था? संविधान सभा के सदस्यों। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था और वयस्क मताधिकार पे नहीं था। ठीक है, कितने थे? 389। कैसे सिलेक्ट किए 389? ये तो 540 भी हो सकता था, ये 520 भी हो सकता था, ये तो 1000 सीट भी हो सकती थी। हमने 389 क्यों रखा स्टूडेंट? बहुत सिंपल था। हमने हर 10 लाख पर एक निर्वाचक की व्यवस्था की थी कि हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि रहेगा। तो इसका मतलब कि उस समय लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या थी हमारे देश की। एक अप्रोक्सीमेशन, तो जहां से बैठता है लगभग 38 अगर कोई देखे तो इसको करीब 39 करोड़ कह सकता है। तो एक अंदाजा लगाया गया कितनी जनसंख्या चल गया कि क्यों ऐसा किया गया था। उसके बाद सब चीज सिलेक्ट हो गई। 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। 93 के लिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देशी रियासत शामिल नहीं हुई, वो मनोनीत भी था, तो निर्वाचन तो होना ही नहीं था। 208 कांग्रेस के जीते, 73 मुस्लिम लीग से जीते, 15 अन्य से जीते। पहली बैठक हुई इनकी 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे स्टूडेंट? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। क्लियर है? लेकिन जब अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946, तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया और उपाध्यक्ष एक्सी मुखर्जी को बना दिया गया। बाद में चलकर एक और व्यक्ति को शामिल किया गया, वीटी कृष्णाचारी को। तो 2 उपाध्यक्ष हमको देखने को मिलते हैं और एक अध्यक्ष जो परमानेंट देखने को मिलते हैं। टेम्पररी कौन थे? सच्चिदानंद थे। पहली बैठक में किसने विरोध कर दिया था? तो पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया, देशी रियासतों ने विरोध, मतलब देशी रियासत तो शामिल ही नहीं हुए थे, और मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान की मांग नहीं मानी जा रही थी। ठीक है, तो ये देखने को मिला। एक बैठक हुई थी 13 दिसंबर वाली, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था स्टूडेंट? प्रस्तावना दिया था, प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब एक उद्देश्य का, हमारा संविधान कैसा होगा, एक ओवरव्यू था उसके बारे में, और आगे चलकर इसमें कुछ संशोधन होकर के इसको प्रियम्बल बना दिया गया। और अपनाया कब गया था? 22 जनवरी 1947 को। इन्होंने डिस्क्रिप्शन कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन उस पर विस्तार से चर्चा चलती रही, एक हफ्ते तक तो चर्चा ही चलता रहा। फिर 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया और आगे चल करके हमारे प्रेमबल में ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, पार्टीशन के बाद जब हुआ तो आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग अलग हो गया, तो संख्या भी घट गई। ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बाकी आप देखें, इनको 2 काम दे दिए गए थे। एक दे दिया गया था संविधान का निर्माण, एक विधायिका लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो विधायिका वाला काम किसको करना था? मावलंकर साहब अध्यक्ष थे, और संविधान का निर्माण जब होना था तो राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उस समय बताया था। रिवाइज करते रहो जिससे याद हो जाए। ठीक है ना, कि 2 काम इसको फंक्शन दे दिए गए थे, कानून बनाने वाला भी और संविधान के निर्माण वाला भी। सब काम साथ साथ संविधान बनकर तैयार हो गया। समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन, 64 लाख रुपए का खर्च, और 15 आर्टिकल तुरंत लागू हुए। लेकिन अपनाया कब, मतलब लागू कब हुआ? तो पूरी तरीके से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया। मूल संविधान में कितने थे स्टूडेंट? 395 अनुच्छेद, भाग 22, अनुसूचियां 8। अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 2 दिन पहले हुई थी, 24 जनवरी 1950 को 2 दिन पहले बैठक हो गई थी। ठीक है ना, और कुल कितनी बैठक हुई है? तो 11 + 1, वैसे 114 दिन तक लगातार बैठकें चली थी, है ना। 100 लगातार तो नहीं कहेंगे, 114 दिन टोटल बैठक हुई थी, मतलब 114 दिन ये लोग बैठे थे। संविधान पर कितने 80 लाख नहीं बताए थे, हम कब 80 लाख बता दिए भैया खर्चा? 80 लाख कहाँ बता दिए? हाँ, 60 लाख वाला हो सकता है कि 60 लाख वाले में हो कि 60 लाख बताया जा सकता है। ठीक है ना, 80 थोड़ा बता सकते हैं, 60 लाख वाला चल जाता है कि 60 लाख वाला के आसपास का बताया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट तो 64 है, अगर पूरा एकदम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह देखोगे तो वो 64 लाख, अप्रोक्सीमेशन में देखोगे तो लगभग 60 लाख 62 लाख बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखना है। अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी स्टूडेंट। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए, राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाया गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें थी। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी से लिखिएगा। संवैधानिक सलाहकार कौन था? कानूनी सलाहकार कौन था? कानूनी सलाहकार कौन था?
संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था? पीयूष ने आंसर दिया है BN राव। सच्चिदानंद में दे दिया BN राव। ठीक, वेरी गुड, BN राव एकदम करेक्ट है। ठीक है, BN राव एकदम सही है। राष्ट्रीय झंडा जो नेशनल फ्लैग था वो कब स्वीकार किया गया? नेशनल फ्लैग कब स्वीकार किया गया? नेशनल फ्लैग कब स्वीकार किया गया? हाँ, देखो 1950 लिख रहा है। डेट बताओ भाई। तुम लोग खत्म हो गए हो बिल्कुल, मत पढ़ना, सब भूलते जाना सब। 22 जुलाई 1947। एक कह रहे 24 जनवरी 1950 को हो गया था। कहाँ बैठे हैं सब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान हुआ था, झंडा नहीं हुआ था। अरे भैया, तुम लोग तो एकदम खत्म होगा। एक बात बताओ, ये इतने खत्म लोग हैं। अगर झंडा 1950 में किया गया था तो फहराया कौन सा झंडा गया था आजादी 15 अगस्त 1947 को? एकदम मैं खत्म होगा, तुम लोग दिमाग से पैदल होगा बिल्कुल। अगर 1950 में झंडा ग्रहण किया गया था तो 15 अगस्त को फहराया क्या था आपने? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। ये रहा शिकार। पढ़ो 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 स्टूडेंट, रिवाइज करो, नहीं सब बेकार हो जाएगा। सब पढ़ा लिखा सब चला जाएगा। आधा घंटा ही रिवाइज करो, लेकिन दिन में रिवाइज करो। एक दो बार और रिवाइज कर लोगे सब पक्का हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएंगी चीजें। रिवाइज नहीं करते हो, रिवीजन करना शुरू करो, नहीं सब भूल जाएंगी चीजें। कुछ भी याद नहीं रहेगा, पेपर के समय फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लगभग 20 पेज तक हम पढ़ा चुके हैं। आप लास्ट पेज देखोगे ना, 20 पेज नंबर है ये रहा 20 पेज नंबर। रिवाइज करना है 20 पेज तक। एक दो दिन के अंदर इन पूरी चीजों को रिवाइज कर लो। 20 पेजेस। ये वाला हम सेंड किए ना PDF एक साथ कंबाइन वाला, स्टूडेंट्स, ये वाला सेंड किए है ना ग्रुप में? ठीक है ना, तो रिवाइज करो इसको। 20 तक हो गया है, रिवाइज करिए। और टेस्ट तो लेना था, लेकिन अब आपका टेस्ट तो ऑनलाइन लेना होगा ना। देखते हैं, यहाँ तक का टेस्ट है आपका। हाँ, 10 पेज तक के आसपास का है, वो टेस्ट बना हुआ है। चलो देखते हैं, सेंड कर देंगे फिर उसे टेस्ट पेपर को। अभी नहीं, अभी करते हैं, रिवाइज करिएगा। तो अभी इतने का टेस्ट हो जाएगा आपका। ये संडे वनडे के आसपास तक हो जाएगा। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे है ना, बुधवार। तैयार रहिए, जितना 20 पेज तक का रिवाइज करके बैठ जाइए बिल्कुल। और कोशिश करिए शुरुआत वाला पहले पढ़ने का, जो संविधान सभा से लेकर के संविधान के स्रोत और जो विशेषताएं हैं, किस देश से लिया गया है, और ये वाले टॉपिक मेनली कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट में इनके क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो रिवाइज करते रहिए, टेस्ट हम लेने वाले हैं जल्दी आपका, क्योंकि टेस्ट हो नहीं पा रहा है ना। तो आज हम लोग देख लिए हैं आपका शोषण तक, एक्सप्लॉयटेशन तक। कल हम लोग शुरू कर देंगे आपके धार्मिक स्वतंत्रता को। 25 से 28 देखेंगे हम लोग। ठीक है, कल हम लोग 25 से 28 देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।